Hello students, today we are going to a new chapter of history from class 8 and we will read this chapter 3rd, ruling the countryside. So on. The company becomes the Diwan. ये कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये एक दीवान बन जाती है। अब कब दीवान बनती है? ऑन 12 अगस्त 1765 the Mughal emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. The actual event most probably took place in Robert Clive's tent with a few Englishmen and Indians as witness. तो ये कंपनी 1765 के अंदर 12 अगस्त को ये बंगाल की दीवान बन जाती है और इसको जो बंगाल का दीवान बनाते हैं मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, जैसा कि आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। रॉबर्ट क्लाइव इनसे ये राइट प्राप्त करता है और उस दिन आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक टेंट के अंदर भव्य समारोह का आयोजन करते हुए प्रदर्शित किया गया है। तो उस टाइम जो राइट मिला उनको, दीवानी मिली बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। किससे मिली? फ्रॉम द मुगल रूलर। कब मिली? इन 1765। और एक्सेप्ट करने वाला कौन? रॉबर्ट क्लाइव, जैसा पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं। ये अब दीवान ये बन गए हैं। दीवानी मीन्स क्या होता है? तो दीवानी मीन्स इनको राइट मिला था एंड कंपनी को एक फाइनेंशियल पावर मिल गया था, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ये कंपनी बन गई थी, तो उसको हम बोलते हैं दीवानी राइट, जो ये कंपनी को मिल गया था। और जो ये आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, जैसा कि एक भव्य समारोह का प्रदर्शित होना बताया है, लेकिन इसके अंदर फ्यू मेंबर ही थे, बोथ आर साइड। So there are only few Englishmen and Indians as witness. बट जो ये पेंटिंग है, इस पेंटिंग के अंदर जो शो बहुत सारे लोग हो रहे हैं, तो ये शो इसलिए हो रहे हैं कि जो रॉबर्ट क्लाइव था वो इस इवेंट को अपनी लाइफ का एक मेमोरेबल इवेंट बनाना चाहता था। तो इसलिए जो पेंटर था उस पेंटर को ये बताया कि तुमको इस तरीके का पिक्चर बनाना है। And the grant of Diwani clearly was one such event in British imagination. उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये दिन था। As Diwani, the company became the chief financial administrator of the territory under its control. As Diwan, एज ए दीवान के अंदर के रूप में कंपनी को बहुत सारा एरिया
उसको कंट्रोल करने को मिल गया था। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग its revenue resources. This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expense of the company. A trading company had also to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted. अब ये जो कंपनी थी एक ट्रेडिंग कंपनी थी और उनका मेन टारगेट था जितना हो सके मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। तो उनका काम यही था कि वो ये इंश्योर करेगी कौन सी चीज खरीद सकती है और जो चीज वो बेचना चाहती है वो बेच सकती है। ओवर द years the company also learned that it had to move with some caution. Being an alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. Those who had held loyal power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. How was this to be done? In this chapter, we will see how the company come to colonize the countryside, organize revenue resources, redefine the right of people, and produce the crop it wanted. तो ये फाइनेंशियल पावर मिलने के बाद जो सारा प्रोसेस हुआ वो किस तरीके से प्रोसेस हुआ वो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे, क्योंकि सिर्फ फाइनेंशियल उनको पावर मिला था लेकिन यहाँ का जो सिस्टम था इंडियन सिस्टम कई टाइप के यहाँ रूलर थे, जमींदार थे, पीजेंट थे और अदर लोकल रूलर्स भी थे जो गाँव के अंदर अपना उनका रूल्ड ऑन रूल था। तो किस तरीके से उन्होंने उनको मैनेज किया और उसके साथ किस तरह हाउ टू कंपनी कम टू कॉलोनीज द कंट्री साइड, किस तरीके से गाँव के अंदर कैसे उन्होंने अपना शासन स्थापित किया, ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेज, redefine the right of people and produce to crop it wanted। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने किस तरीके से की, किस तरीके से रेवेन्यू रिसोर्सेज उनको और ज़्यादा उन्होंने मोर पावरफुल बनाया, किस तरीके से उन्होंने इस तरीके जो फसलें उन बोई जाती थी क्रॉप्स थी तो जो वो चाहते थे किस तरीके से उन्होंने ग्रोविंग करना स्टार्ट किया। तो ये सारा है इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। ग्रांट ऑफ दीवानी एंड फाइनेंशियल पावर्स, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से 12 अगस्त 1765 कंपनी दीवान बन गई थी और उनको जो दीवानी राइट देने वाला था मुगल एम्परर, उसका नाम था शाह आलम सेकंड। इस शाह आलम सेकंड ने ही कंपनी को बंगाल की दीवानी दी थी। Thus the company became of the chief financial administrator of the territory of Bengal. The company officials understood one important aspect of expanding their base in India. They understood the importance of those who had ruled the countryside in the past. तो कंपनी ये भी जानती थी और समझती भी थी कि जो पहले से शासन करते आ रहे हैं गाँवों के अंदर है उनका क्या इम्पोर्टेंस है, वहाँ पर कितनी अहमियत उनकी है गाँव के अंदर। एंड हैड एंजॉयड अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज द कंपनी वांटेड टू बी केयरफुल नॉट टू बी एंजॉय दोज पीपल। तो कंपनी इनके बारे में अच्छी तरीके से जानती थी, इनके पावर के बारे में भी अच्छी तरीके से जानती थी। अब कंपनी हैड बिकम द दीवानी, दीवान तो बन गए बट इट स्टिल सो इटसेल्फ प्राइमरली एज ए ट्रेडर।
वो भले ही दीवान बन गई, लेकिन उनका जो अपने आप को वो एज ए ट्रेडर ही मानते थे। ही वांटेड ए लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वाज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। कंपनी क्या चाहती थी, उनको एक बहुत लार्ज अमाउंट रेवेन्यू का कलेक्शन वो चाहती थी, लेकिन उसके साथ वो ये भी चाहती थी कि जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए। विदाउट सिस्टम ये चीजें वो सक्सेसफुल नहीं कर पाती। तो ये सारी चीजें थी, चाहती थी, लेकिन ये कुछ प्रोसेस करने के या इन चीजों का आकलन और वसूली की कोई नियमित ऐसी जो परमानेंट सेटलमेंट करने में भी वो थोड़ा हिचकिचा रही थी। एंड उसकी कोशिश यही थी ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा वो टैक्स लेना चाहती थी। इसके साथ ही कम रेट के अंदर एंड गुड क्वालिटी सिल्क क्लॉथ भी खरीदना चाहती थी। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से बंगाल के अंदर जो कंपनी चीज़ें खरीदती थी उन सारी चीज़ों का रेट डबल हो चुका था। 1865 बिफोर पहले कंपनी क्या करती थी, 1865 से पहले सोना और चांदी, गोल्ड और सिल्वर लेकर आती थी और इन्हीं चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। लेकिन अब आफ्टर 1865 जब उनको कई सारे राइट मिल गए थे, तो अब उनके पास इतना पैसा, इंडिया से ही टैक्स जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था उन्हीं पैसों से उन्होंने यहाँ का सामान खरीदना स्टार्ट कर दिया। अब उनको गोल्ड और सिल्वर के जो ब्रिटेन से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। Growth of problems of common people, but the Bengal economy was facing a deep crisis. Artisans was being forced to sell their goods to the company at low price, and hence most of them were deserting their village. Peasants were not able to pay the dues. Production was artisans declined, and farm production also declined. In 1770, a terrible famine hit Bengal. It killed 10 million people. तो ऐसी एक बहुत ही भयंकर त्रासदी की ओर बंगाल जा रहा था। वहाँ के लोग बहुत परेशान हो रहे थे। उनके भी कुछ रीजन थे। एक रीजन तो कंपनी का ट्रेड, वो लोगों से जितना ज़्यादा हो सके अपना प्रॉफिट कमाना कमाना चाहती थी और उसके बदले वो लोगों को कुछ देना चाहती नहीं थी। तो इनसे क्या हुआ, लोगों से ज़बरदस्ती फोर्सली कम प्राइस के अंदर, लो प्राइस के अंदर चीज़ें खरीदती थी। तो इससे लोग जो प्रोड्यूसर थे, लोकल प्रोड्यूसर, वो परेशान हो गए थे। कई सारे लोगों ने अपना जो वर्क था वो वर्क को छोड़ दिया था। कई सारे ऐसे आर्टिसन थे जो खत्म ही हो गए, डिक्लाइन हो गया, उनका प्रोडक्शन उनका खत्म हो गया। और ऐसी कंडीशन में इन 1770 एक और नेचुरल डिजास्टर उनके साथ, लोगों के साथ हो गया था। और जो खेती है वो चौपट होने लग गई थी, एग्रीकल्चर सिस्टम खत्म होने लग गया था। और उसी के साथ इन 1770 के अंदर अकाल पड़ गया था। ऐसी सिचुएशन के अंदर एक तो उनका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत डाउन, लोगों का रोजगार खत्म होता जा रहा था। लोग जो कारीगर थे, आर्टिशियंस थे, वो गांव छोड़ के भाग रहे थे क्योंकि उनको बहुत ही लो रेट के अंदर अपनी चीज़ें ज़बरदस्ती कंपनी को बेचनी पड़ रही थी। फार्मर थे, वो अपना जो टैक्स है वो पे नहीं कर पा रहे थे। प्रोडक्शन जो आर्टिशियन से उनका प्रोडक्शन दिनों दिन कम होता जा रहा था। और इनके साथ ही 1770 के अंदर अकाल पड़ गया, पैमाने आ गया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर बंगाल के अंदर 10 मिलियन पीपल मारे गए थे, 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। और इस अकाल के अंदर लगभग 1/3
जो वहाँ की पॉपुलेशन थी बंगाल की वो ख़त्म हो गई थी। 1/3 मीन्स 33% पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी। तो ऐसी कंडीशन बंगाल के साथ हो गई थी। अब जब ऐसी सिचुएशन थी तो इस सिचुएशन के अंदर कंपनी को लगा कि अब हमें एग्रीकल्चर का फील्ड है उनके अंदर हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, उनका रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो वो सुधार करना चाहते थे। तो सुधार करने में उनके जो ऑफिसर थे वो चाहते थे कि कुछ नए जो रूल्स है वो लेकर आया जाए ताकि उनसे कुछ उनको बेनिफिट मिले। तो उसी में एक नया सिस्टम लेकर आए थे, परमानेंट सेटलमेंट। तो ये परमानेंट सेटलमेंट एक नया सिस्टम लागू किया गया था जो कंपनी के द्वारा किया गया था, और ये किया था 1793 के अंदर। और इसके अंदर अकॉर्डिंग टू दिस द राजाज एंड तालुकेदार वर रिकॉग्नाइज एज ए जमींदार एंड वर गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम द पीजेंट्स। 1793 के अंदर जो राजा और तालुकेदार थे उनको एज ए जमींदार का वर्क दे दिया गया था, उनको जमींदार बना दिया गया था, और उनके साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि आप लोग पीजेंट से उनसे टैक्स कलेक्ट करेंगे और उनमें से जो टैक्स है वो कंपनी को आप प्रोवाइड कराएंगे। द अमाउंट ऑफ द पेड वाज फिक्स्ड परमानेंटली एंड हैंस द नेम परमानेंट सेटलमेंट। इन्हीं नाम की वजह से, क्योंकि उन्होंने जो फिक्स किया था कि अपना जो सेटलमेंट है वो परमानेंट है, इसमें आप हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। तो इस परमानेंट सेटलमेंट से कंपनी को ये लगा था कि जो ये जमींदार है, ये जमींदारों को फिक्स करने से, और उनको ये भी बता दिया था कि इन फ्यूचर ये जो परमानेंट सेटल इसके अंदर हम अपना अमाउंट इंक्रीज नहीं करेंगे। तो इनसे कंपनी को लगा कि जो लोकल जमींदार है वो जमीन के अंदर इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। लेकिन जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन बिकॉज द रेवेन्यू डिमांड वुड नॉट बी इंक्रीज्ड। तो उनको लगा कि जो रेवेन्यू डिमांड हमारी इंक्रीज नहीं होगी तो इससे जमींदार थोड़े मोटिवेट होंगे और उनका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होने में उनको हेल्प करेगा। लेकिन ये भी कंपनी का वर्क सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। अब उनकी प्रॉब्लम क्या थी? द प्रॉब्लम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एट सच एज हाई लेवल एंड दैट द जमींदार फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। तो जो कंपनी ने जो अमाउंट फिक्स किया था वो एक्चुअल कंडीशन में बहुत ही हाई था, जिनको जमींदार पे करने में एबल नहीं थे, वो अनेबल थे। ये जमींदार वो फेल टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी। और एक जमींदार अगर उनको जो रेवेन्यू था वो कंपनी को पे करने में अगर वो अनेबल होता था तो उनकी जमींदारी वो खो देता था। हेंस जमींदार वर नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कोई भी जमींदार अपना जो जमीन था उस जमीन के अंदर वो इम्प्रूवमेंट करना नहीं चाहता। उनको लगता है अगर मेरा कभी भी इन फ्यूचर ऐसा अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है और मैं अपना रेवेन्यू कंपनी को पे नहीं कर पाता हूँ तो मेरी ज़मीन चली जाएगी, मेरी ज़मींदारी चली जाएगी। तो वो ज़मीन का फिक्स मालिक नहीं था तो उन्होंने ज़मीन के अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया। बट द सिचुएशन चेंज बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी। लेकिन उसके बाद कुछ कुछ चेंज कंपनी के अंदर चेंज हुआ था, और 19th सेंचुरी के अंदर जो लोकल किसान वगैरह थे उनकी कंडीशन में थोड़ा चेंज हुआ था, जमींदार के जो कंडीशन है उसके अंदर चेंज आया था। देयर वाज प्राइस राइज एंड एक्सपेंशन इन कल्टीवेशन। अब राइस जो प्राइस है 19th सेंचुरी के अंदर कुछ हालात बदल गए थे। जो स्टार्टिंग 10 ईयर से फर्स्ट 10 ईयर उसके अंदर हालात बदल चुके थे, और मार्केट के अंदर इन चीज़ों का रेट जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है इनकी रेट इंक्रीज होने लग गई थी। तो इससे क्या हुआ, इन से जमींदारों की जो रेट है इनके इनकम में तो सुधार आ गया, लेकिन इनसे कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी ने तो एक फिक्स कर दिया है, उनका जो अमाउंट है वो फिक्स है। तो इनसे सिर्फ कंपनी को फायदा नहीं हुआ और सिर्फ जमींदारों को ही फायदा हुआ। लेकिन द जमींदार्स purport to earn as much profit as they could and seldom bothered about investing
inland. They were just happy to lease out the land to tenants. लेकिन जो जमींदार थे उनको अभी भी जो लैंड है उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोई ज़्यादा दिलचस्पी इनकी नहीं थी, क्योंकि कुछ ऐसे थे जो शुरुआत के अंदर ही अपना ज़मीन वगैरह खो चुके थे, और जो लोग इनमें से शुरुआत के अंदर अपने जो जमींदारी खोने से बचे रह गए, तो उनको भी यही लगता था कि बिना परेशानी आने वाले इन फ्यूचर के अंदर खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाए। तो उनको एक थोड़ा उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूलते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं की। एंड द सिस्टम वाज एक्सट्रीमली ऑपरेसिव फॉर द कल्टिवेटर्स। ये कल्टीवेटर से जो किसान थे उनके लिए एक्चुअली ठीक नहीं था, क्योंकि किसानों को तो जो टैक्स था वो उनको चुकाना ही पड़ता था, और जो टैक्स था वो बहुत ही हाई था, और ज़मीन पर उनका अधिकार भी नहीं था। ऐसा नहीं था उनकी सिक्योरिटी ये ज़मीन जो फार्मर्स है उनकी ही रहेगी। और टैक्स जो चुकाने के लिए भी अक्सर उनको क्या करना था, मनी लेंडर है उनसे उनको पैसा उधार लेना पड़ता था, और अगर वो मनी लेंडर का पैसा चुका नहीं पाता था तो उनकी ज़मीन से भी छीन ली जाती थी, जो उनकी खुद की ज़मीन थी। तो इस तरीके से इनकी कुछ ये प्रॉब्लम थी, जो ये परमानेंट सेटलमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। सो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है परमानेंट सेटलमेंट कब हुआ था, और क्यों किया था कंपनी ने, क्या रीज़न थे, और ये परमानेंट सेटलमेंट था क्या, और उनकी क्या क्या प्रॉब्लम थी। ये चीज़ें आपको याद इसके अंदर रखना है। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी का हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सो आई होप दैट you understand all of the topics and subtopics, and after that you found any query, you can ask me anytime. Thank you so very much.